अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं समर अब्बास। पहले उड़ते हुए ताबूतों यानी मिग 21 का खात्मा, फिर राफेल की तबाही का सिलसिला और अब तेजास भी तहस नहस। यह है उस भारतीय फिजाइया की सूरत हाल जिसके लिए हर दिन ही आलमी सतह पर सुबकी का बायस बनता है। आज भी भारतीय फिजाइया को आलमी सतह पर बड़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा जब दुबई एयर शो में भारतीय फाइटर जेट तेजास गिरकर तबाह हो गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारतीय फिजाइया ने तेजास के हादसे और पायलट की हलाकत की तस्दीक कर दी है और तैयारे को हादसा मुकामी वक्त के मुताबिक 2:10 पर पेश आया। दुबई एयर शो में बड़ी तादाद में लोग बैरूनी हिस्से में तैयारों के डिस्प्ले देखने के लिए मौजूद थे, जबकि हादसे के बाद शो को आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया। दुबई एयर शो की इंतजामिया का कहना है कि भारतीय तैयारा गिरने की मुकम्मल तहकीकात की जाएंगी। एयर शो के मजीद फिजाई मुजाहिरे आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिए गए हैं। मुतासरा इलाके को सील करके शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। एक्स पर जारी बयान में भारतीय फिजाइया ने कहा कि हादसे की वजूहात जानने के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी कायम कर दी गई है। अहम बात यह है कि कुछ दिन कबल इसी तेजास तैयारे का ऑयल भी लीक हुआ था जिसकी वीडियो सामने आई थी। दूसरी जानिब दुबई एयर शो से वो मनाजिर भी सामने आए जब भारतीय फिजाइया और दीगर फोर्सेस के अफसरान ने न सिर्फ पाकिस्तान एयरफोर्स के स्टॉल का विजिट किया बल्कि पाक फिजाइया की जान JF-17 थंडर के साथ तस्वीरें भी बनवाते रहे। तेजास की तबाही की मुमकिन वजूहात भी सामने आ गई हैं। इब्तदाई शवाहिद के मुताबिक वाकया तकनीकी खराबी का नतीजा था। पायलट की किसी गलती का इम्कान नजर नहीं आता। पायलट ने 7 मरहलों पर मुश्तमिल सख्त तरबियती अमल मुकम्मल किया था और तेजास पर खुसूसी 6 माह की तरबियत भी हासिल की थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक पायलट तमाम कोर्सेज में टॉपर रहा। हंगामी लम्हे में पायलट ने तमाम तयशुदा तरीक़ाकार पर अमल किया। दूसरी जानिब भारतीय तैयारे तेजास को पेश आने वाले हादसे के फौरी बाद तेजास तैयारे बनाने वाली कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की शेयर प्राइस गिर गई है और ये प्राइस 2.6% इसमें कमी हुई है। भारतीय मीडिया के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स में 36 तेजास लड़ाका तैयारे सर्विस में हैं। इससे कबल भी एक बार तेजास इंजन फेल होने के बायस हादसे का शिकार हो चुका है। मार्च 2024 में तेजास लड़ाका तैयारा राजस्थान के शहर जैसलमेर में गिरकर तबाह हुआ था। भारत में तैयार करदा इस तैयारे की सलाहियतों पर पहले ही सवालात उठाए जाते रहे हैं। तेजास को 4.5 जनरेशन का तैयारा करार दिया जाता है जो जनरेशन के एतबार से राफेल के हमपल्ला है। तबाह होने वाला भारतीय तैयारा तेजास 2016 से भारतीय फिजाइया का हिस्सा था। भारतीय फिजाइया के मुताबिक यह तैयारा 8 से 9 टन वजन ले जा सकता है और 52,000 फुट की बुलंदी पर भी आवाज की रफ्तार से 1.8 गुना तक तेजी से सफर कर सकता है। सितंबर में इंडिया की वजारत दिफा ने HAL के साथ फिजाइया के लिए 97 तेजास तैयारे खरीदने का मुआहिदा किया था। उनकी फराहमी 2027 में शुरू होने की तवक्को है। इंडियन हुकूमत ने 2021 में 83 तेजास तैयारों के लिए भी HAL के साथ एक मुआहिदा किया था, लेकिन इन तैयारों की वो तरसील जो गुज़िश्ता साल होना थी ज्यादातर इस वजह से ताखीर का शिकार हुई कि उनके इंजन अमेरिका से दरामद किए जाते हैं और उनकी कमी दरपेश है। भारतीय वजारत दिफा के बकौल 83 तेजास तैयारों की खेप की मजमूई मालियत 45,696 करोड़ बनती है। यानी एक तेजास मार्क 1A तैयारे की मालियत तकरीबन 550 भारतीय करोड़ रुपए बनती है। इसका मतलब यह है कि तेजास तैयारा सुखोई 30 MKI लड़ाका तैयारे से 120 करोड़ रुपए ज्यादा कीमती है। दूसरी जानिब दुबई एयर शो में तेजास की तबाही ने भारत में दिफाई साजो सामान में करप्शन को एक बार फिर बेनकाब कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक दुबई एयर शो में भारत का मुकामी तौर पर तैयार करदा तेजास तैयारा नकाइस के बायस गिरकर तबाह हुआ। भारतीय एयर चीफ AP सिंह कुछ अर्सा कबल ही दिफाई मुआहिदों में बदउनवानी और नाअहली का पर्दा चाक कर चुके हैं। भारतीय फिजाइया के सरबराह AP सिंह का कहना था कि टाइमलाइन का जनाजा निकल चुका है। कोई भी दिफाई प्रोजेक्ट वक्त पर मुकम्मल नहीं होता। कई सिस्टम्स कभी आएंगे ही नहीं, फिर भी उनके लिए मुआहिदे किए जाते हैं। तेजास के अलावा एक और भारतीय तैयारे मिग 21 को रवा बरसी भारत ने अपनी फिजाई सर्विस से सुबकदोश किया है और यह तैयारा ही हर बार भारत के लिए जीमत का बायस बनता रहा है, जिसको इसी वजह से फ्लाइंग कॉफिन्स यानी उड़ते हुए ताबूत का नाम दिया गया था। वाज़ेह रहे कि सोवियत यूनियन के वक्त के पुराने मिग 21 एक जमाने तक दुनिया के बेहतरीन तैयारों में शुमार होते थे जो आवाज से दुगनी रफ्तार से उड़ने की सलाहियत रखते थे। 60 की दहाई में यह तैयारे फिजाइया में शामिल हुए थे और कई बार हादसात का शिकार हुए। भारतीय फिजाइया और दूसरे दिफाई इदारों में उनके पुर्जों की खरीदारी में कमीशन और करप्शन के इल्जाम भी लगाए गए। 1971 से 2012 तक 482 मिग 21 गिरकर तबाह हुए, जिनमें 171 पायलट हलाक हुए, जबकि इन हादसात में 39 शहरी भी मौत के मुंह में चले गए। पाक फिजाइया से इन तैयारों का पहला सामना 1965 की जंग में हुआ जब स्क्वाड्रन लीडर सजाद हैदर की क़यादत में पाक फिजाइया के शाहीनों ने भारत के पठानकोट बेस पर हमला किया था। हमले के दौरान पाक फिजाइया ने जमीन पर खड़े बेशतर मिग 21 तैयारों को राख का ढेर बना दिया था। 1971 की जंग में भी भारत को रूस से
खसूसी मुआहिदे की वजह से बड़ी तादाद में मिग 21 और दूसरा रूसी साख्ता असलहा मिला और इस जंग में मगरबी और मशरकी महाजों पर पाक फिजाइया के मुकाबले में इन तैयारों को बेहतर पोजीशन हासिल थी। ताहम इस जंग में भी भारतीय फिजाइया की जानिब से मजबूरी तौर पर 75 लड़ाका तैयारों के नुकसान को तस्लीम किया गया था, जिनमें 8 अदद मिग 21 तैयारे भी शामिल थे। 1999 में कारगिल पर होने वाली झड़पों में एक मिग 21 तैयारे को पाक फिजाइया ने मार गिराया था। फरवरी 2019 में 4 अदद मिसाइलों के हमरा भारतीय मिग 21 तैयारा जिसे विंग कमांडर अभिनंदन उड़ा रहे थे, ताहम पाक फिजाइया के शाहीनों ने न सिर्फ तैयारा जमीन बोझ किया बल्कि पायलट को भी गिरफ्तार कर लिया था। भारतीय फिजाइया से मिग 21 तैयारों की सर्विस का खात्मा ऐसे वक्त में हुआ है जब भारतीय फिजाइया को राफेल जैसे जदीद तैयारे रखने के बावजूद पाकिस्तान के हाथों मैदान जंग में हजीमत का सामना करना पड़ा। सो कॉल्ड ऑपरेशन से दूर भारत की दिफाई क़यादत के लिए आंखें खोल देने वाला है, जिसका इकरार आलमी सतह पर भी बार बार हो गया है और सबसे बढ़कर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी अपने हर मीडिया इंटरेक्शन में पाकिस्तान के हाथों भारतीय तैयारों की तबाही का जिक्र जरूर करते हैं। याद रहे कि भारतीय सो कॉल्ड ऑपरेशन सिंदूर के मुकाबले में मार्के हक में पाकिस्तान ने 7 भारतीय तैयारे मार गिराए थे, जिनमें राफेल तैयारे भी शामिल थे, जिसकी तस्दीक हर बड़े आलमी इदारे ने भी की है और खुद भारतीय दिफाई हुकाम और फौजी अफसरान भी ये मानते रहे हैं कि उनके तैयारे तबाह हुए थे। इसके अलावा गुज़िश्ता रोज सामने आने वाली अमेरिकी कांग्रेस की रिपोर्ट ने भी हालिया पाक भारत जंग में पाकिस्तान की बर्तरी का जिक्र किया है। भारत और पाकिस्तान के दरमियान मई में होने वाले फौजी तसादम पर अमेरिकी हुकूमत के कानून साज इदारे के तहत काम करने वाले अमेरिका चीन इक़्तिसादी और सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन की तरफ से जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान ने भारतीय फिजाइया के फ्रांसीसी साख्ता राफेल तैयारों को चीनी हथियारों की मदद से मार गिराया। पाकिस्तान की भारत पर इस फौजी कामयाबी ने चीनी हथियारों की कारकर्दगी को भी नुमाया किया है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के लड़ाका तैयारों और फिजा से फिजा तक मार करने वाले मिसाइलों का पहली बार हकीकी जंग में इस्तेमाल उस वक्त हुआ जब पाकिस्तानी फोर्सेज ने भारत के साथ 4 रोजा तनाजे के दौरान चीनी साख्ता तैयारे कामयाबी से उड़ाए। तमाम मामला और मजीद बात करने में ज्वाइन किया है दिफाई अमूर के माहिर एयर मार्शल रिटायर्ड आसिम सुलेमान ने। बहुत शुक्रिया एयर मार्शल रिटायर्ड आसिम सुलेमान साहब, आपने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त दिया। सर ये बताएगा कि दुबई एयर शो पे जिस तरह से भारतीय तैयारा तेजास गिरा है, बहुत ज़्यादा हाइप इसे भारत की तरफ से दी जा रही थी कि हमारा बहुत ही ज़बरदस्त तैयारा है, हमारा इंडिजिनसली हमारा ये डिज़ाइन एंड प्रोड्यूस्ड हमारा ये तैयारा है और वो कहते हैं कि ये दुनिया में एक बड़ा बेहतरीन हमने तैयारा बना दिया है और इसे बेचने के लिए भी वो मुख्तलिफ ममालिक से बात कर रहे थे। ये जो गिरा है आज तैयारा, क्या कहेंगे इसके हवाले से? कौन सा मुमकिन टेक्निकल इसका फॉल्ट हो सकता है जिसकी वजह से गिरा है? अस्सलाम वालेकुम जी एंड थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन योर प्रोग्राम। जी पहली तो चीज़ ये है कि ये जो तेजाज़ है ये बहुत पुराना डेवलपमेंट प्रोग्राम था जो इन्होंने शुरू किया था 80s में। और इनकी जो पहली फ़्लाइट थी वो 2001 में हुई। इत्तेफाक से मैं उस वक़्त इंडिया में ही था जिस वक्त इनकी ये फ़्लाइट हुई थी। और फिर उस वक़्त भी जो इस प्रोग्राम की जो बानी थे एयर चीफ मार्शल लतीफ़ उनका नाम था। इत्तेफाक से मेरी उनसे इंडिया में मुलाकात भी हुई तो उन्होंने मुझे एक चीज़ बताई इस जहाज़ के मुतल्लिक़। और उस वक़्त हमारा जो JF-17 का प्रोग्राम था वो फुल थ्रॉटल जा रहा था। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारे मुल्क के अंदर ना एक बहुत बड़ा एडवांटेज है पाकिस्तान एयरफोर्स को, और वो ये है कि एक तो वहाँ पे ब्यूरोक्रेसी नहीं होती जिस तरह यहाँ पे इंडिया में होती है, और दूसरा ये है कि क्वालिटी ऑफ वर्क इन HAL इज़ नॉट ऑफ दैट स्टैंडर्ड। और फिर तीसरी बात यह है कि हम बहुत ज़्यादा ओवर एम्बिशियस हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। हम अपने प्रोग्राम के अंदर हर थोड़े दिन के बाद कोई नई चीज़ डाल देते हैं जिसकी वजह से जो है उसकी टाइमलाइंस इफ़ेक्ट होती हैं। तो और ये हम चाहते थे कि एक हम अपना इंडिजिनस जहाज़ बनाएं और उसके बाद फिर सब्सिक्वेंट मॉडल्स के अंदर हम उसके अंदर बेहतरी लाएं। लेकिन ये बेहतरी लाने की कोशिश पहले ही मॉडल से करने की करते रहे हैं और उसकी वजह से हमारा प्रोग्राम डिले होता रहा है। सो ये एक ब्यूरोक्रेटिक डिलेज थी इस जहाज़ के अंदर, और जो इसका फादर ऑफ द प्रोग्राम था ये मैं आपको उनकी बात जो है फ़र्स्ट हैंड जो है वो बता रहा हूँ कि उनकी जो सबसे बड़ी जो खदशात थे ना वो इस जहाज़ के ऊपर वो ये थे कि ब्यूरोक्रेटिक डिलेज एंड क्वालिटी ऑफ वर्क विच इज़ बीइंग डन। और फिर अभी आप आज देखें कि जिस वक्त इनके जो प्रेजेंट एयर चीफ हैं उनकी भी वही बात है कि जी मैं HAL से खुश नहीं हूँ, HAL परफॉर्म नहीं करती, HAL के अंदर वो क्वालिटी नहीं है, HAL डज नॉट मीट इट्स टाइमलाइंस गुड एंड HAL इज़ नॉट गिविंग मी द प्रोडक्ट दैट आई वांट
कि वो मैं एक एफिशिएंट एयरफोर्स उस प्रोडक्ट पे रन कर सकूं। और एक्चुअल की प्रोडक्ट क्या है, वो तो तेजाज़ ही है। तो आप ये देख लें कि ये एक जहाज़ है जिसका जो क्वेश्चन मार्क है राइट फ्रॉम द बिगनिंग, और अपनी इंसेप्शन की स्टेज से लेके अब तक वो कितनी ज़्यादा रोड ब्लॉक्स के ऊपर से गुजरता हुआ आया। अब आप इस जहाज़ को देख लें, अनफॉर्चुनेटली जो क्रैश किया, इसके अंदर भी कोई टेक्निकल हिचेज़ और ग्लिचेज़ आ रहे थे, और उन्होंने कहा कि जी ये जहाज़ जो है इसके अंदर प्रॉब्लम आ रही है, और उसकी भी कोई वीडियोज़ वगैरह भी आपने देखी होंगी मीडिया या के वो ऊपर ऑयल चलती लीकिंग रही। की जो वीडियो आ रही तो थी सर। अब हाँ हाँ जी जी, तो अब ये कीपिंग दिस बैकग्राउंड इन माइंड, फिर आप देख लें कि लगता यही है कि जहाज़ के अंदर हो सकता है कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आया हो। अब वाकई कितना आया या कितना नहीं आया ये हम नहीं कह सकते, लेकिन कोई भी जहाज़ जो है इतनी हाई परफॉर्मेंस चीज़ के लिए कभी भी नहीं आप पेश करते, जी हाँ। जो कि आप सारी दुनिया को दिखाएंगे या खुदा ना खास्ता उसका कोई उल्टा रिजल्ट निकलेगा तो वो ठीक होगा। तो वो आप you have to be very careful, and the Indians must have tried to put their best foot forward and presented this aircraft, लेकिन मेरा ख्याल है कि उसमें कोई कमी रह गई। और जब आपके क्रैश होते हैं स्पेशली एयर शोज़ के अंदर, क्योंकि ये एक हाई रिस्क फ्लाइंग होती है ऐसे ही और आपका जहाज़ जो है अपनी ऑपरेटिंग लिमिट्स के ऊपर ऑपरेट कर रहा होता है, ज़मीन के करीब होता है, रिएक्शन टाइम नहीं होता, तो आप कोशिश ये करते हैं कि जी आपका जहाज़ भी बहुत अच्छा होना चाहिए, बिल्कुल वो जो सर्विसेबल 100% होना चाहिए, और आपका पायलट भी जो है वो मंझा हुआ होना चाहिए, और वो भी इस सिचुएशन को हैंडल करने के काबिल हो। सर ये जो वाकया हुआ है आज दुबई के एयर शो पे, ज़रा दुनिया भर में एयर शोज होते हैं और ये बहुत बड़े इवेंट्स होते हैं। जिस तरह आपने खुद बात की कि अपने बेहतरीन तैयारे वहाँ भेजे जाते हैं, बेहतरीन पायलट्स वहाँ भेजे जाते हैं। पायलट तो शायद बेहतरीन था, त्यारा ठीक नहीं था, शुरू से ही उसमें खराबियाँ थी। तो आइंदा के लिए इसके कॉन्सिक्वेंसेस भारतीय फिजाइया के लिए क्या हो सकते हैं? उन पर पाबंदी भी कोई लग सकती है कि वो अपने तेजाज को कम से कम ना लेकर जाएं एयर शोज के अंदर? नहीं जी, ऐसे नहीं होता, बिकॉज ये तो एक अंडरस्टैंडिंग होती है दो मुल्कों के दरमियान, और आपकी जो होती हैं वो जो अप्रूवल्स होते हैं सेफ्टी के, वो आप अपने अप्रूवल्स जो आपकी एविएशन इंडस्ट्री है वो देती है जहाज़ को वहाँ पे ऑपरेट करने के लिए, और वो दूसरा मुल्क भी वो एक्सेप्ट करता है। तो इस तरह की तो कोई चीज़ नहीं होगी, लेकिन इससे भारत को दो नुकसान होंगे। एक, उनकी एयरफोर्स की रेपुटेशन ख़राब हुई। दूसरा ये है कि HAL जो उनकी हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड जो है, उनकी जो एयरक्राफ्ट प्रोड्यूसिंग कंपनी है फॉर दी तेजाज, उनकी बड़ी बदनामी होगी। और ये दोनों चीज़ें अगर आप देखें, हाँ जी जी, और फिर आप देखें नॉट ओनली दैट कि शेयर्स गिरें या नहीं, आप देखें इंटरनेशनली उनकी साख को कितना नुकसान पहुंचा। और इंडिया के लिए तो ये बहुत क्रूशल था ये वाला जो मरहला था, फॉर द रीज़न बीइंग कि वो दे वर बीइंग पिच्ड अगेंस्ट JF-17 पे मैं बाद में आता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि आफ्टर हैविंग लॉस्ट द वॉर इन मे टू पाकिस्तान एयरफोर्स, ये इनके जो 7 जहाज़ गिरे, और हमारे एयर चीफ़ की काबिज से, एयर चीफ़ मार्शल बाबर सिद्दू की वजह से जो हमने मल्टी डोमेन ऑपरेशंस किए और इंडियन एयरफोर्स को नाको चने जपवा दिए, तो उस जो था सेटबैक के बाद अभी इंडिया जो था पहली दफ़ा सर उठाने की कोशिश कर रहा था कि हम भी कहीं जाके परफॉर्म करें जहाँ पे पाकिस्तान परफॉर्म कर रहा हो। अब आते हैं जी JF-17 पे। JF-17 जो है वो वॉर प्रूवन मशीन है। JF-17 ने मई के ऑपरेशन के अंदर बहुत अच्छा काम किया। पहली तो चीज़ ये कि वो S-400 जो जिसका इंडिया को बड़ा नाज था, वो दो सिस्टम इन्होंने उड़ा के रख दिया। फिर उसके बाद उन्होंने जो हमारे J-10 की जो ऑपरेशंस हुए एयर कॉम्बैट के, उसके अंदर भी उन्होंने पूरी तरह सपोर्ट किया अपने J-10 की फ्लीट को। तो आप देखें ये तो वॉर प्रूवन जहाज़ था। अब आप वॉर प्रूवन जहाज़ को आप मुकाबला कर रहे हैं भी नहीं हुआ किसी कॉम्बैट के अभी अंदर। तक, हाँ जी हाँ जी, कॉम्बैट तो बहुत दूर की बात है जी, अभी तक तो वो पूरी तरह उनके स्क्वाड्रंस के अंदर भी ऑपरेशनलाइज नहीं हुआ सब में। अभी उसके नंबर्स आने हैं, फिर उसके बाद उनकी अपनी इंटीग्रेशन होगी दूसरे सिस्टम्स के साथ, तब कहीं जाके तेजाज होगा। आप देख लें ना, वॉर हुई उसमें कहीं तेजाज नज़र आया, कहीं पे भी नहीं था। तो आप देख लें वो जहाज़ जो जिसने अभी जंग का मज़ा ही नहीं चखा,
तो उसको आप कैसे वॉर प्रूवन कैटेगरी में ला सकते हैं? तो यू कैन नॉट कंपेयर JF-17। फिर JF-17 की आप देखें कितनी धूमें मची हुई हैं वहाँ पे, ऐसा ही है। लोग उसके साथ खड़े होकर तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, इंडियंस जाके तस्वीरें खिंचवा रहे थे उसके MOUs साथ। हो रहे हैं हमारे तो आप देखें कि एक प्रेशर था जी, JF-17 थंडर की एक्चुअली सेल के लिए। MOUs भी हुए हैं, हाँ जी बिल्कुल जी, JF-17 के लिए MOUs भी हमारे साइन हुए हैं। अब आप देखें कि इंडियन कंटेंजेंट के ऊपर कितना प्रेशर था कि एक तरफ JF-17 है, एक तरफ उनका तीजा है, और अब वो बेचारा जो है उसको आई डोंट नो जो है, मेरे तो ख्याल है कोई जहाज़ सर्विसेबल ही होना चाहिए, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि वो सर्विसेबल जहाज़ था, और बेचारे पायलट को उड़ा दिया। उसका भी हमें बड़ा दुख है कि एक जान गई। देखें, वो एज अ फाइटर पायलट आई विल ऑलवेज हैव सिंपैथी फॉर अ पायलट who has crashed on neutral soil and was not engaged in an operation against me. तो मैं तो उसके लिए भी जो है my sympathies are with him and his bereaved family. तो सर ये बताएं कि इस त्यारे के अंदर बहुत सारे इसके स्ट्रक्चरल और डिज़ाइन के अंदर फ्लॉज थे। इंडियन नेवी ने भी इसे लेने से इनकार कर दिया था, ये कहते हुए कि इसका वज़न काफ़ी ज़्यादा है। फिर इसके जो शेप है, इसका डिज़ाइन है, उसके अंदर भी इश्यूज़ थे। और एक दो रोज़ पहले जो वीडियोज़ आई थी उसके अंदर भी इसका कोई ऑयल वगैरह लीक हो रहा था, नीचे उन्होंने पॉलीथीन के बैग्स रखे हुए थे, और बाद में कहा गया जी कि नहीं, ये तो कूलिंग का प्रोसेस था एक। और इसके अलावा पिछले साल भी इनका एक त्यारा गिरा, मार्च 2024 में भी इनका एक तेजास गिरा था एक एक्सरसाइज के अंदर मशकों के दौरान, जिसका जो है इंजन सीज हो गया था, उसकी फ्यूल की सप्लाई उससे रुक गई थी। तो बहुत सारे इश्यूज है इस त्यारे के अंदर, एक इशू नहीं है जी। जी देखें, नेवी के तो बड़े स्पेशलाइज्ड जहाज़ होते हैं, उनका स्ट्रक्चर ही डिफरेंट होता है, और मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया अभी उस स्टेज पे आया है कि वो इस तरह के जहाज़ बना सके जो कि कैरियर बेस्ड ऑपरेशंस कर सके। तो उसके लिए तो अगर नेवी ने उनको रिजेक्ट किया तो बिल्कुल ठीक ही किया होगा, क्योंकि HAL के अंदर अपनी एयरफोर्स को देने के लिए भी कैपेसिटी नहीं है, तो वो तो उसकी तो स्ट्रक्चरल बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स होती हैं, और नेवी की और भी उसके अंदर कुछ चीज़ें थी ऑपरेशनली जो वो चाह रहे थे, जो कि तीजा पूरा नहीं कर सकता था। लेकिन अगर आप देखें कि एयरफोर्स के अंदर भी अभी तक तीजा जो है वो पूरी तरह इंडक्ट नहीं हुआ, और ये ज़रूर बात है कि इनिशियली टीयरिंग प्रॉब्लम्स होते हैं जब आप एक नया जहाज़ बनाते हैं, कि उसके अंदर कोई ना कोई ख़राबी आती है जो कि आप ग्रेजुअली विद द पैसेज ऑफ टाइम ठीक करते हैं। लेकिन आप देखें कि 2001 में ये इन्होंने अपनी पहली परवाज़ की थी इसकी तीजास की, और अभी वी आर ऑलमोस्ट हिटिंग 2016। आप देख लें कि 25 साल में भी ये अपनी चीज़ें जो हैं वो सॉर्ट आउट नहीं कर सकते। यानी सर हमसे पहले शुरू किया, बहुत बड़ा फ्लॉ है, हमसे पहले शुरू किया और हमसे बेहतरीन बनाने का दावा किया, बड़ा उन्होंने बड़े बड़े दावे किए कि अब तो कुछ इंडियन में देख रहा था उनके इंडियन रॉ से और इंडियन जो फौज है उससे जुड़े कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, वो तो बड़े दावे कर रहे थे कि तेजाज हमारे जो हैं हम उसे ऑपरेशन सिंदूर 2.0 में इस्तेमाल करेंगे पाकिस्तान के खिलाफ। तो वो तो बड़े बड़े दावे वहाँ पे हो रहे थे। मोदी भी कहते हैं जी मेड इन इंडिया की बड़ी भड़क लगाते हैं, और पाकिस्तान में हमने JF-17 थंडर हमने बाद में स्टार्ट किया, लेकिन वो कामयाब त्यारा है। इस वक्त तो दुबई एयर शो पे जिसका आपने जिक्र भी किया, वो पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज बना हुआ है, और उसने जंग भी जीत ली है अपनी, एक बेहतरीन उसने परफॉर्मेंस भी दिखाई है। तो कंपैरिजन जो है वो शायद बनता नहीं है किसी सूरत भी तेजाज का JF-17 थंडर के साथ। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि कोई मुकाबला नहीं है पाकिस्तान के JF-17 का तेजाज के साथ। और ये जो जी बात करते हैं ना संदूर 2 की, कौन सा संदूर 2? पहली तो बात ये है कि ये इतने कंफ्यूज्ड हेड हैं इनके कि कभी कहते हैं कि संदूर जो है वो जारी है, कभी कहते हैं कि संदूर ख़त्म हो गया है, फिर उसके बाद संदूर 2 की बात शुरू कर देते हैं। आप देखें कि आज ऑन ग्राउंड मई के बाद क्या चीज़ चेंज हुई है कि इंडिया वो कर सकता है जो पहले नहीं कर सकता था। ऐसा ही है, इंडिया के पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि वो नहीं करके हमें दिखा सकता है, और अल्टीमेटली फिर संदूर 2 में वही होगा जो कि पहले संदूर 1 में हुआ था, खूब मार पड़ेगी। और पहले अगर कम उनका नुकसान हुआ था, इस दफ़ा ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि इस दफ़ा तो हमारी तैयारी पहले से भी बहुत ज़्यादा है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हमारे एटलीस्ट फॉर द एयरफोर्स में आपको बता सकता हूं कि जब हमारा 10 मई का बनियानुल मरसूस ख़त्म हुआ, 12 मई से पाकिस्तान एयरफोर्स स्टार्टेड टू प्रिपेयर फॉर अ फ्यूचर थ्रेट विच दी इंडिया वुड पोज टू पाकिस्तान, और उसके ऊपर काम शुरू हो गया। अभी हमारे इन हैंड कई प्रोजेक्ट्स थे जो कि अभी कंप्लीट हो चुके हैं,
एंड दे विल बी अ वेरी बिग सरप्राइज फॉर इंडिया। एंड नॉट ओनली दैट, जो हमारे फ्यूचरिस्टिक प्रोग्राम्स हैं वो जब इंशाल्लाह तैयार होंगे तो इंडिया को इतना मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा कि संदूर 2 क्या 3 क्या 4 क्या 5 क्या, इंडिया के पास फिर संदूर नाम की कोई चीज़ नहीं रहेगी। ये मैं आपको आज वसूख से बता सकता हूं। इंशाल्लाह। और सर फाइनल बात, जो भारतीय एयरफोर्स का साइज तो बड़ा है, लेकिन आप कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजिकली अगर हम देखें जो पाकिस्तान की जो एज है पाकिस्तान को है, और हम उनसे ज़्यादा सुपीरियर हैं टेक्नोलॉजी के एतबार से। जी देखें, हमारी जो है ना एयर मार्शल अजहर खान साहब पहले एयर चीफ थे। उन्होंने एक चीज़ जो हमारी ड्रिल की राइट फ्रॉम द बिगनिंग कि जी हम वी विल ऑलवेज फाइट आउट नंबर्ड, ये हमारी बेसिक डॉक्ट्रिन का हिस्सा है कि हमने हमेशा जब जो लड़ाई लड़नी है वो अपने से ज़्यादा से लड़नी है। और 1:3 की रेशो रही तब से लेके अब तक। हमने जो है ना, अगर इंडिया के अगर तीन जहाज़ हैं और हमारा एक जहाज़ है, तो ये हम मेंटली प्रिपेयर्ड हैं कि हमने इसी रेशो से जंग लड़नी है। अब इसके अंदर हम उनको कितना कम कर सकते हैं नंबर्स का इफेक्ट, वो हमने जो है ना अभी जो मल्टी डोमेन ऑपरेशन हमारे चीफ ने, ये चीफ मार्शल बाबर सिद्धू ने जो इंट्रोड्यूस किया कि जी स्पेस भी होगी, EW भी होगी, साइबर भी होगी, फिर हम UAVs का इस्तेमाल करेंगे, और मल्टी डोमेन्स जब आप ऐड करना शुरू कर देते हैं, EW ले आते हैं बीच में, तो आप क्या एक बहुत बड़ा एम्बेट आ जाता है। और इंडिया यहीं पे हमसे मार खा गया कि उन्होंने अपने जहाज़ों को इस्तेमाल किया इस तरह जिस तरह एक नॉर्मल एयरफोर्स करती है इस्तेमाल, उन्होंने उस तरह इस्तेमाल नहीं किया जिस तरह हालांकि राफेल्स थे उनके पास, बिल्कुल जदीद तरीन तैयारी। जी, तो दैट कवर्स अप फॉर नंबर्स। एंड एक्चुअली फिर जब आप अपनी फोर्स मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो उससे आपको जो एडवांटेज होता है वो फिर नंबर्स डोंट मैटर, फिर ये आपकी इम्प्लीमेंटेशन, आपकी डॉक्ट्रिन, और यहाँ पे आपकी लीडरशिप आती है। एंड दिस इज़ वेयर द एयरफोर्स लीडरशिप प्लेड इट्स रोल ड्यूरिंग द मे वॉर। सही है, बहुत शुक्रिया एयर मार्शल रिटायर्ड आसिम सुलेमान साहब, आपका अपने प्रोग्राम में कीमती वक्त है। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, एक और अहम इशू के बारे से बात होगी। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक तरफ आईनी अदालत की मुखालफत कर रही है, लेकिन साथ ही पार्टी के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर वफाकी आईनी अदालत में पेश भी हो जाते हैं। वकला को कहा जा रहा है कि आप लोग बाइकआउट करें, लेकिन खुद पार्टी चेयरमैन जो है वो अदालत में पेश होते हैं। इसके साथ साथ नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से फिर से हुकूमत के खिलाफ एक भरपूर तहरीक चलाने की तैयारियां हो रही हैं। अब की मरतबा तहरीक के खदोखाल क्या होंगे, ये तहरीक कब शुरू की जाएगी, और इसके अलावा एक और जो अहम मामला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो दरपेश है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी के लिए नया चैलेंज है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से उन्हें बुलाया गया है। जो उन्होंने तकरीर की थी हरीपुर के ज़िमनी इलेक्शन में कैंपेन के दौरान, वो तकरीर उनके लिए दर्द बनती दिखाई दे रही है। इलेक्शन कमीशन उनके खिलाफ कार्रवाई करना चाह रहा है, और उनके वकील आज पेश हुए थे सुहेल अफरीदी के। इस हवाले से क्या हो सकता है बात करेंगे। प्राइम में हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फैसल चौधरी साहब। बहुत शुक्रिया फैसल चौधरी साहब, आपने प्राइम में ज्वाइन किया। मुझे बताएगा कि वफाकी आईनी अदालत जो बनी है 27वीं आईनी तरमीम के नतीजे में तहरीक इंसाफ तरमीम को भी नहीं मानती, अदालत को भी नहीं मानती, और ये एक्सपेक्ट करती है वकला से कि वो ताउन ना करें, वफाकी आईनी अदालत में पेश ना हो। लेकिन आपके पार्टी के सेक्रेटरी जनरल जो है सलमान अकरम राजा, उन्होंने भी इसी तरफ इशारा किया है आज एक ट्वीट के अंदर। लेकिन पार्टी के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं वो खुद एक वकील भी हैं, वो तो पेश हो रहे हैं, भरपूर ताउन कर रहे हैं। नहीं, ये दोनों यार नहीं है, ये तो कहने नहीं चाहिए बाइकआउट के। मैं तो बिल्कुल हक में नहीं हूँ। मैं तो FCC में पेश भी होऊंगा और वहां पे अपने केस प्लीट भी करूंगा। मैंने आज भी अपने केस फाइल किए। तो ये केसेस अगर ये करना कि अदालत जो है, अदालत कौन सी बनानी है, टेक्निकली स्पीकिंग तो देखें 27th अमेंडमेंट के खिलाफ और 26th अमेंडमेंट के खिलाफ हमारी रिजर्वेशन, हमारा एहतजाज वो बिल्कुल मौजूद है। लेकिन अदालत कौन सी होगी, कहाँ पे बैठेगी, ये तो फिर हुकूमत का फैसला होता है। और वकील जो है उसको पेश होके वहां पे मैं समझता हूँ कि कन्फ्रंट करना, बेहतर करना और अपने तौजियात और वहां पे आर्गुमेंट पेश करना वो ज्यादा मुनासिब बात है। ये बैकवर्ड जो है ये तो बुज़दिलों वाला काम है। ये मैं तो इस पॉलिसी से खिलाफ करता हूँ। असेंबली से भी बैकवर्ड कर दें जी, आप वोट ना डालें जी, आप कमेटियों से भी इस्तीफे दे दें जी, ये तो ऐਵੇਂ मुझे लगता है जैसे कोई भागो भागो पॉलिसी है। ऐसी नहीं होती भाई। आप कुछ खबरें और रूमर्स आने लग गई हैं कि ज़ाहिर लीडर ऑफ द अपोजिशन के लिए उमर अयूब की जगह पर महमूद खान अचकज़ई को नामजद किया गया था खान साहब की तरफ से, लेकिन अब ज़ाहिर उस पर स्पीकर मानने को तैयार नहीं है। फिलहाल मामला लटका हुआ है।
क्या ऐसा कोई है तहरीक इंसाफ के अंदर कोई बात चल रही है कि मौलाना फजल रहमान को ऑफर किया जा रहा है लीडर ऑफ द अपोजिशन का होता? कुछ खबरें और इत्तलात इस तरह की सामने आ रही है? वो आई थिंक अपोजिशन इत्तेहाद की सरबराही की बात की जा रही है। वो मेरा ख्याल है महमूद खान अटकज़ई साहब के लिए ये नरम गोशा नहीं होगा हुकूमत का। हालांकि उनको कोई एतराज होना नहीं चाहिए। देखे ना, जब आपने पीपल्स पीटीआई का बंदा ही को नहीं छोड़ा, तो तो अगर फिर तो ये जाहिर है मौलाना दूसरी फजल रहमान पार्टियों वाला को काबरीन है, उन्हीं को डालेगा। मौलाना फजल रहमान वाला मामला कोई है ज़ेर बहस? ऐसा पॉसिबल है या बिल्कुल रूल आउट करने के उस तरफ नहीं देखिए जाएंगे? सर, ये जो पॉलिटिकल अलायंस जो है ना, ये मौलाना फजल रहमान साहब जब तक शामिल नहीं होते ना इसमें, तो ये बेवजन है। सियासी बात है ना, सियासी तौर पे आपको हमेशा जो है वो सियासत आपने करनी है। और मौलाना फजल रहमान साहब को कोई पसंद करे ना करे, वो अपनी वजह है, लेकिन उनकी पार्टी जब तक अपोजिशन में आपके साथ ना हो, तो फिर सियासी वजन नहीं बनता। ये यानी मेरी अपनी एक राय। मजबूत अपोजिशन का अलायंस बनाने के लिए ये ओहदा मौलाना फजल रहमान को ऑफर किया जा सकता है? कर देना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। उनके कद काट का बंदा कोई नहीं है ना जी। या तो इमरान खान साहब बाहर हो, तो सही। जिद भी करे पीटीआई के जी इमरान खान साहब इत्तेहाद के सरबराह हो, लेकिन जब वो नहीं है तो उनके अलावा तो फिर बंदा पीटीआई में तो कोई भी नहीं है। तो आप अगर मौलाना साहब आते हैं, एक सियासतदान है, ज़ीरक आदमी है पीटीआई के, फिर लोग जो हैं सही है। सियासी लोग जो हैं, आप आपको लखपत वाली लीडरशिप ही सही। नहीं आई है। अच्छा, हमारे 34,000 35,000 बंदों के ऊपर केसेस ठीक। हैं। आप तो ये सारी चीज़ों को करना चाहिए। आप खुद वकील भी हैं, इलेक्शन कमीशन में कई केसेस के अंदर आपने तहरीक साहब को रिप्रेजेंट भी किया है। ये जो सुहेल अफरीदी वाला मामला है, उनकी तकरीर के ऊपर जो उन्हें नोटिस हुआ है, उनके वकील आज पेश हुए हैं, क्या समझते हैं ये एक वो जो जुर्माना होता है 50,000 का, वहां तक ही कार्रवाई जाएगी या मामला उससे आगे भी जाने का आपको अंदेशा है? देखिए जी, क्या उन्होंने क्या तकरीर में बात करते, उन्होंने कहा धांधली ना करें, तो इसमें बुरा मनाने वाली बात क्या है? इलेक्शन कमीशन को क्या उसमें अगर कोई कहता है कि वो कहते धांधली हैं ना थ्रेटन करें, किया है। तो इलेक्शन कमीशन को बुरा मनाने वाली कौन सी बात है? क्या वो कहता है धांधली करें? सुहेल ने कौन सी अल्फाज गलत बात अल्फाज की? बड़े खतरनाक थे उनके, जिस पे इलेक्शन कमीशन ने एतराज किया। नोटिस तो यार बाकी ये लोगों को भी हुए। अल्फाजों से मुझे नहीं समझ में आती। इतना डरू हुकूमत है। इस तरह डर के थोड़ी काम होता है कि जी ओ हो उसने ट्वीट कर दिया, ओ सर हो वजीर उसने आला बयान हैं, दे एक दिया, सूबे हाय के हाय वजीर मर आला गए हैं, हम। सूबे में इलेक्शन हो रहा है, वो कह रहे हैं कि दिन है तो रात नहीं होने देंगे, रात है तो दिन नहीं होने देंगे। इस पे भाई उसने कहा अल्फाज धांधली के ऊपर करोगे तो दिन नहीं चढ़ने देंगे, तो उसमें कौन सी गलत बात है? कौन सा ऐसी क़यामत है? सही है। और वो जलसा कर रहे हैं, वो हवेलिया में इलेक्शन हो रहा है हरिपुर में। फाइनली आपको लग रहा है कि अब तहरीक के लिए तहरीक इंसाफ में जो है माहौल आप कह रहे हैं कैसे बन रहा है? जब तहरीक इंसाफ के लोग कहते हैं कि सारे रास्ते बंद हो गए, तो फिर एक तहरीक की तरफ आप जा रहे हैं या अभी मौका दिया जाएगा मुफाहमत को एक और, या दिया जा सकता है या दिया जाना चाहिए? नहीं, तहरीक चलाने का अभी तो हालात नहीं है। हालात पैदा करें सियासी तौर पे, देखें सियासत करनी पड़ेगी ना। इनकलाब ऐसे थोड़ी आएगा अगर ये कहें जी कि हम रोजाना जाके कंक्रीट की दीवार को टक्कर मारेंगे। हम्म। इनकी जो है अभी पार्टी तंजीम भी कोई नहीं है तो ऐसी तगड़ी। अब पंजाब के लोग सारे भागे हुए हैं। महमूद खान अटकज़ई पंजाब का नाम नहीं लेते, ये काबिल एतराज बात है। देखें, आप अपना सूबाई तासुब अपने पास रखें। पंजाब ना शामिल हुआ और पंजाब का आप नाम भी लेने से कतराते, आप हेड हैं। आप को ये बात नहीं करनी चाहिए थी। मैंने उनका एक क्लिप सुना है और उसमें पंजाब का नाम नहीं है, तो मैं बतौर पंजाबी इस पे एहतजाज भी करता हूँ। ये तो तरीका ठीक नहीं है। सही। और दूसरी बात ये है कि तहरीक चलाने के लिए जो पीटीआई की जो लीडरशिप है, उसको माहौल क्रिएट करना पड़ेगा। हुकूमत अमली अभी तक सही। तो नजर नहीं आई कोई। बहुत शुक्रिया फैसल चौधरी साहब, आपने प्राइम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, प्राइम में एक मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे पाकिस्तान में क्या करप्शन की रोकथाम के लिए कोई मौसर मैकेनिज्म मौजूद नहीं है, चूंकि IMF ने अपनी रिपोर्ट में इस तरफ निशानदेही की है। इस पर तफसीली बात करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। IMF ने पाकिस्तान में शफाफियत और गवर्नेंस के हवाले से हुकूमत के दावों की कली खोल दी है। IMF की हालिया रिपोर्ट, जिसे गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंट का नाम दिया गया है, इस रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान में बदउद्वानी की हकीकी मकदार नापने का कोई काबिल एतमाद तरीकाकार मौजूद नहीं है। और अगर करप्शन और गवर्नेंस के हवाले से मसाइल को बेहतर कर लिया जाता है पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में GDP की जो ग्रोथ है वो 5% से 6% तक उसमें इजाफी तरक्की मुमकिन है। पाकिस्तान में नैब का इदारा मौजूद है जो है करप्शन को रोकने के लिए, लेकिन नैब की कारकर्दगी के हवाले से सवालात उठ रहे हैं। इस रिपोर्ट के अंदर भी नैब की कारकर्दगी पर सवालात उठाए गए हैं। क्या वजह है नैब करप्शन की रोकथाम में कामयाब क्यों नहीं हुआ, रिपोर्ट में उस बारे में क्यों निशानदेही की गई, इसी पर बात करने प्राइम में हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी चेयरमैन नैब सुहेल नासिर साहब। बहुत शुक्रिया सुहेल नासिर साहब, आपने प्राइम में ज्वाइन किया। ये बताएगा कि IMF की जो रिपोर्ट आई है गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंट की,
उसमें नैब के वाले से बड़ी उसमें ऑब्जर्वेशंस हैं कि नैब में जो अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम है, एक तो उन्होंने कहा कि जो अपॉइंटमेंट ऑफ द चेयरमैन है इसके हेड की वो शफाफ नहीं है, पॉलिटिकली कॉम्प्रोमाइज है नैब। और वो कह रहे हैं कि आपकी जो टेक्निकल जो आपकी है इन्वेस्टिगेशन की, उसमें वो कह रहे हैं सलाहियत पे भी उन्होंने सवाल उठाया है। फिर इन अंदरूनी जो एहतसाब है, इंटरनल जो अकाउंटेबिलिटी है, उस पर भी सवाल उठाया गया IMF की तरफ से। क्या कहेंगे ये जो शॉर्ट कमिंग्स हैं इस पर आप? पहले बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया ये बात करने का, और बहुत सारे सवालात आपने एकदम से ये 3 उनकी तरफ से आई हैं ऑब्जर्वेशंस आपके बारे में। मैं पहले तो बड़े अदब से अर्ज़ करना चाहूँगा, और ये मैं कई दफ़ा कह बैठा हूँ, आज कई जगह मेरी मुलाकात हुई है। नैब के हवाले से इस रिपोर्ट में जो पैराग्राफ नंबर 369 है, अगर आपकी नज़र से गुजरा हो, वो बड़ा रेलिवेंट है। और उस पैराग्राफ में नैब की जो वर्किंग है, जो रिकवरी है 5.8 ट्रिलियन की, जो 31 दिसंबर 2024 तक है, उसको बड़ा अप्रिशिएट किया गया। उन्होंने कहा है आपकी रिकवरी 2 साल में आपने की है, तकरीबन 6,956 अरब आपने रिकवर किए हैं, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। जो इस साल का भी जो आपका पहले 3 क्वार्टर्स हैं उसमें आप तकरीबन 1649 अरब आप रिकवर कर चुके हैं। उस पर हम आगे चलकर बात करेंगे कि रिकवरी का मतलब एग्जैक्टली है क्या है, इसमें प्ली बार्गेनिंग कितने हैं, इसमें एसेट फ्रीजिंग में कितने हैं, वो आगे चल के बात करेंगे। लेकिन वो जो कह रहे हैं कि आपके जो हेड की जो तकर्री है वो पॉलिटिकली कॉम्प्रोमाइज होने की बात नहीं, कर रहे हैं। देखें ये हेड की तकर्री, ये चीजें भी ज़ाहिर उसके अंदर लिखी है ना उसमें। देखिए हेड की तकर्री करना किसका काम है? हुकूमत का और पोजीशन मिलकर करते हैं, कंसेंसस से करते हैं, या इसमें से ज़्यादा और कुछ कमेंट करना नहीं चाहता। सही। तो वो हेड की तकरीर वहाँ से होती है, वहाँ से उसके बाद जो भी आता है परफॉर्म करता है अपनी ड्यूटी। तो लिहाजा ये महल पॉइंट ऑफ डिबेट नहीं होना चाहिए। नैब कम से कम आप की पोजीशन दोनों पार्टीज होती है ना, अपोजिशन भी और वो भी ऑन बोर्ड होती है। पिछले जो अपोजिशन लीडर थे वो जरा हुकूमत को ही तकरीबन रिप्रेजेंट कर रहे थे, राजा रियाज साहब थे जब ये कर रही थी। चलें आगे बढ़ते हैं इस पे। जो वो कह रहे हैं कि जो आपकी इन्वेस्टिगेशन का जो प्रोसीजर उस पर भी उन्होंने सवाल उठाया है कि उस पर जो है वो मजीद रोबस्ट होना चाहिए आपका। देखिए, अब मैं इस रिपोर्ट को इसलिए नहीं ज़्यादा इसकी डिटेल में जाना चाहता कि ये रिपोर्ट अब गवर्नमेंट लेवल पे देखी जानी है, गवर्नमेंट इस पर कैसे रिएक्ट करती है, ये गवर्नमेंट का। मुझे जो थोड़ी चीज़ समझ आती है वो ये कि वो कौन से पैमाने थे जिसकी बुनियाद पे चीज़ें रखी गई और ये ऑब्जर्वेशंस आई। ये बड़ा रेलिवेंट क्वेश्चन है। मैं आपके मुतालिक एक राय कायम करता हूँ, तो उस राय के पीछे कुछ वजूहात होनी चाहिए। और जब आप मुझसे पूछें भाई आप ये राय क्यों काम कर रहे हैं, तो मैं आपको वजूहात बता सकूँ और उसकी बुनियाद पर फिर आप अपने आप को डिफेंड कर सकें। तो इस रिपोर्ट में हमें वो फैक्ट्स एंड फिगर या इस तरह की कुछ चीज़ें नजर आ रही जिसकी बुनियाद पर ये ओपिनियन ड्रॉ की गई है। ये तो एक पहलू हो गया। दूसरा पहलू, नैब क्या कर रही है। अगर नैब अदरवाइज कुछ कर रही है और परफॉर्म कर रही है, तो मेरा ख्याल है इससे बेस्ट आंसर कोई हो ही नहीं सकता। और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है नैब की जो 2 साला कारकर्दगी है, जो आपने कहा आगे जाके डिस्कस करेंगे। मेरा ख्याल है यहाँ पे डिस्कस करना ज़रूरी है, क्योंकि वही इसका आंसर होगा। अच्छा, ये जो इसमें एक और चीज़ भी है वो भी उस ज़रा पहले बात कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं कि ये जो अंदरूनी एहतसाब का, इंटरनल अकाउंटेबिलिटी का जो सवाल यहाँ पे उठाया जा रहा है, नैब के अंदर क्या मैकेनिज्म एग्जिस्ट करता है आपका इंटरनल अकाउंटेबिलिटी का? मैकेनिज्म है। और हमारे पास कितने लोगों को आपने पेनलाइज किया है पिछले 2 साल के अंदर? जब आप अपनी ये परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो ज़रा वो भी बता दें। जी बिल्कुल, हमारे पास जब नैब ऑफिसर के खिलाफ कंप्लेंट आती है तो एक सिस्टम है, हमारे सिविल सर्वेंट रूल्स हैं और हमारे अपने TCS रूल्स हैं जो रिपील हो गए हैं, 2025 में नए रूल्स आ गए। उसके तहत डेफिनेटली प्रोसेस है इंक्वायरी का, वो चलता है। और 2 साल में कई लोगों को पनिशमेंट हुई है। अभी 2 दिन पहले 3 दिन पहले हमने एक ऑफिसर को डिमोट किया है 18 से 17वें ग्रेड में, एक की प्रमोशन विद होल्ड की है। तो हम उस मेरे ख्याल में अपने ऑफिसर्स की अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखते हैं, क्योंकि लोगों का ट्रस्ट जो है वो बिट्रे होता है अगर हम नैब के ऑफिसर्स को चेक एंड बैलेंस में ना लाएं। और आपको शायद ये नहीं, इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि पिछले 2 सालों में नैब के हवाले से हमने जो मैकेनिज्म डेवलप किए हैं, ख़ास तौर पे अपने इन्वेस्टिगेटर्स को और जो हमारी और जो एस्टेब्लिशमेंट है उसको हम किस तरह सुपरवाइज़ कर रहे हैं, उनकी किस तरीके से मॉनिटरिंग हो रही है। इवन मॉनिटरिंग हो रही है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स के कैमरे तक लगे हुए उनको मॉनिटर करते हैं। कोई हरासमेंट का इशू हो, कोई अननेसेसरी डिले का इशू हो, ये हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। ये मेरे ख्याल में किसी इंटरनल अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़रूरी हो गई है। अभी जो NCCI वाला जो स्कैंडल आया है कि NCCI के अपने ही लोग मुलव्विस थे सारे मामलात के अंदर, तो उसके बाद इदारों के ऊपर, तमाम इदारों के ऊपर, मैं सिर्फ NCCI की बात नहीं कर रहा, जो हुकूमती जो इदारे हैं या अकाउंटेबिलिटी के जो इदारे हैं उनके ऊपर ट्रस्ट डेफिसिट लोगों का आया है, थोड़ा सा शक आया कि भाई लोग अपने लोग मुलव्विस ना हो। तो ये बड़ा ज़रूरी है इस चीज़ को। देखिए बात यह कि नैब के ऑफिसर्स भी एक इंसान ही होते हैं पहली बात, लेकिन हमें उनको ज़्यादा सख्त प्रोसेस से गुजारना होता है, क्योंकि अगर जरा सी भी कंप्लेंट आ जाए तो ये इफेक्ट करती है हमारे कॉन्फिडेंस को टुवर्ड्स पब्लिक। ऐसा ही है। लिहाजा ये मत समझिए कि हम अगर कोई कंप्लेंट आए तो उसको कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, वी टेक इट वेरी सीरियसली। अब चूँकि एक गवर्नमेंट सर्वेंट है, उसको प्रोसेस करने का एक पूरा प्रोसीजर है, उसकी लॉ की रिक्वायरमेंट्स हैं, वो होती हैं। हम किसी चीज़ को छोटी सी भी कंप्लेंट हो उसको हम उसी लेवल पर टेकअप करते हैं, बहुत बड़ा कोई क्राइम हो गया हो। सही।
और क्योंकि उसकी हमें डेटर्स भी क्रिएट करनी है अमंग द एस्टेब्लिशमेंट के, कोई ऐसे लोग जो कर रहे हैं उनको पता होना चाहिए कि नहीं, अगर हम गलत करेंगे तो हम पे आएगा। और देखिए ये दो किस्म की चीज़ें देखी जाती हैं हमारे लेवल पे। जी हाँ। एक इनएफिशिएंसी होती है जो आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग के इशू होते हैं, एक होती है करप्शन की बुनियाद पे, तो हमें इसको भी डिमार्केशन क्रिएट करनी पड़ती है, बाद दफ़ा चीज़ हो जाती है। सही। तो हमारा जो इंटरनल अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है और इमीडिएट एक्शंस होते हैं उसमें। अच्छा, ये जो एक सवाल आपके जो प्रोसेस है पूरा कंप्लेंट रिसीव होने से लेकर रेफरेंस के दायर होने तक, उस पर भी सवाल उठाया कि बड़ा लेंथी ये एक प्रोसेस है, जिसपे पहले रिसीव होती है आपको कंप्लेन, उसके बाद फिर कंप्लेन वेरिफिकेशन, फिर इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन एंड देन रेफरेंस। कितना टाइम लगता है सारे प्रोसेस के अंदर? ये देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट, इसको थोड़ा दो अंदाज से देखना पड़ेगा। पहला कि जब हमारे नए चेयरमैन साहब तशरीफ लाए जनरल नज़ीर बट, उससे पहले हमारे यहाँ ये प्रोसेस बड़ा लेंथी था, ख़ासतौर पे कंप्लेंट वेरिफिकेशन का जो बड़ा बुनियादी कदम है। यानी आपने एक दरख्वास्त दी, किसी शख्स के खिलाफ दरख्वास्त हमारे पास आ गई, अब उस कंप्लेंट वेरिफिकेशन हमने करना क्या? सिंपल आपसे पूछना है, आपने दरख्वास्त दी है, आप इसको एडमिट करते हैं, एफिडेविट की तो बात नहीं थी, इतनी सी एक्सरसाइज होती थी और जिसमें वाकई में बहुत वक्त लगता था, सालों भी लग जाते थे। हमने जब रिफॉर्म्स किए आने के बाद, तो उस रिफॉर्म्स में हमने डेफिनेटली इसको टाइम बाउंड कर दिया। जो वेरी पहला स्टेप जिसको मैं बात कर रहा हूँ कंप्लेंट का, उसको हमने 7 डेज पे कर दिया, जो ईयर्स पे चलता था। कंप्लेंट वेरिफिकेशन पे हमारा प्रोग्राम फिल्टर हो जाता है, मतलब हमारे पास एनोनिमस कंप्लेंट्स आती हैं, सिडोनिमस आती हैं। तो अब आप अगर एनोनिमस कंप्लेंट पे किसी को टेकअप करके आगे प्रोसेस में लेके जाएं तो कितना तकलीफ दे होता है उस शख्स के लिए। तो पहले तो हमने देखा है कंप्लेंट वेरिफिकेशन के प्रोसेस पे ही बंदे उठा लिए जाते थे, तो अब किस स्टेज पे आप उठाते हैं बंदे को जाके? नहीं, बंदे हम उठाते हैं जब कानूनी तौर पे हमारे पास एविडेंस आ जाती है। अब तो किसी को गिरफ्तार करना कानून की रोशनी में बड़ा डिफिकल्ट हो गया। अब तो कानून ने बज़ाब्ते बना दिए कि आप कब अरेस्ट करेंगे। पहली बात तो ये कंप्लेंट वेरिफिकेशन के बाद अगर वो कंप्लेंट इस काबिल होती है चले, तो फिर वो फिल्टर होती है। अगर 100 कंप्लेंट आती हैं, शायद 10 उसमें से मेयार पे आती हैं, फिर इंक्वायरी का प्रोसेस होता है। देखिए, इंक्वायरी का जो प्रोसेस है डिपेंड्स करता है नेचर ऑफ क्राइम के ऊपर। बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्राइम होते हैं और मैं कई दफ़ा अर्ज कर बैठा हूँ कि इस किस्म के क्राइम में एविडेंस तलाश करना बड़ा एक डिफ़िकल्ट असाइनमेंट होती है और आपको चलते कहीं है और पहुँचते कहीं है जाके, तो वो तलाश करने में, तो ये केस टू केस डिपेंड करता है कि इंक्वायरी प्रोसेस कितना लेगी। बाद इंक्वायरियाँ महीनों में जाती हैं, बाद सालों में जाती हैं। अब चूंकि लॉ ने ये कहा पहले इंक्वायरी होनी है और फिर इन्वेस्टिगेशन होनी है, तो जो पहला वक्त था अब उसके मुकाबले में चीज़ें बहुत बेहतर हैं। अब हम कम से कम टाइम में, तो ये जो 2022 में जो तरमीम हुई थी आपके एक्ट के अंदर, उसके बाद नैब के हाथ मजीद बंद गए हैं या आपको ज़्यादा आज़ादी मिली है? नहीं, ये मुनासिब बात नहीं है। देखिए, ऐसे बतौर अदारा आप क्या समझते हैं कि आपको ज़्यादा उसमें फ्रीडम मिली है काम में अपने, या आपके काम में ज़रा मुश्किल हुआ है? नहीं, देखिए, ये जो तासुर बनाया जा रहा है कि कवानीन के तरमीम होने से नैब के हाथ बन गए, बिल्कुल दुरुस्त तासुर नहीं है। पहली बात तो ये कवानीन की तरमीम करना या उनको बनाना पार्लियामेंट का काम है, पार्लियामेंट का हुकूमत, और हम उसको डेफिनेटली वी हैव टू गो बाय द पार्लियामेंट। हमारा इदारा है, सुप्रीम इदारा है। तो इसलिए दूसरा ये कि वो अमेंडमेंट्स इसलिए नहीं हुई कि नैब के हाथ बांधे जाए, वो अमेंडमेंट इसलिए हुई कि यूनिवर्सली ये रिकॉग्नाइज प्रिंसिपल है, हर शख्स की जो पावर है या हर शख्स की थ्रेशोल्ड सेटल किया जाता है। अब पाकिस्तान में डिफरेंट एजेंसी काम कर रही है ना, नैब भी है, FIA भी है, एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट भी है। अगर वो भी वही काम कर रहे हैं, हम भी वही काम कर रहे हैं, तो फ़र्क क्या रह गया? तो इसलिए थ्रेशोल्ड सेटल किए गए हैं। ऐसे ही है। और हम नैब के पास अल्हम्दुलिल्लाह इतना काम करने को है। अगर आप मुझे मौका देंगे जब मैं नैब की परफॉर्मेंस आपको आपके क्लिप्स पे बात कर लें, फिर हम जरा आगे भी बढ़ेंगे। जी अब देखिए ना, नैब की परफॉर्मेंस अगर बात करें तो आपको पता लगेगा कि अमेंडमेंट के बाद भी पिछले 2 सालों में नैब ने किया क्या है। हमारी आज के दिन जो रिकवरी है वो 8.3 ट्रिलियन पे जा चुकी है, जो $32 बिलियन बन जाता है। अब ये बार बार बात हो रही है कि शायद इसकी वजह यह है पाकिस्तान में करप्शन बहुत हो रही है। सवाल उठता है, बिल्कुल। हाँ, ये सवाल उठना भी चाहिए सर, हाँ, उठना भी चाहिए। लेकिन ये है ना कि ये 2022 से अब तक क्या बात करें, जो मैं पिछले 2 सालों की बात कर रहा हूँ, पिछले 2 सालों की बात कर रहा हूँ, जब से हम लोग, ये सवाल उठना भी चाहिए। लेकिन अब मसला ये कि मैं टेबल के उस तरफ हूँ, आप टेबल के इस तरफ हैं। रियल स्टोरी क्या है ये मैं जानता हूँ। जो मेरे, हम ये समझते हैं कि सारे का सारा पैसा जो है, जो एसेट्स रिकवर हमने किए हैं, ये एसेट्स कैश में भी है, ये प्रॉपर्टी की सूरत में भी है, ये सारा शायद क्राइम की ही बुनियाद के ऊपर रिकवर हुआ है। ऐसा नहीं है। नैब का काम कानूनी की रोशनी में जो गवर्नमेंट एसेट्स हैं उनको भी तलाश करना, चाहे वो करप्शन की बुनियाद पे गए हों चाहे अदरवाइज गए हों, उनको रिट्रीव करना और उनको रिकवर करना है, जिस तरह प्राइवेट सेक्टर में होता है। अब हमने जब, अच्छा, इसमें क्या होता है? इसमें होता है कि किसी सरकारी अफसर की नाअहली से, नॉट बिकॉज ऑफ करप्शन, नाअहली से स्टेट को लॉस हो रहा है। अगर नैब की आप परफॉर्मेंस की बात करें तो नैब पे अगर गवर्नमेंट ₹1 लगा रही है बजट एलोकेशन में, तो नैब ₹500 रिटर्न कर रहा है इन केस ऑफ रिकवरी।
तो ये लिहाजा बताइए, ये जो 8300 अरब की आप बात कर रहे हैं, इसमें से एसेट फ्रीजिंग में कितने आपने किए हैं, इसमें आपने रिकवरी कितनी की, और इसमें प्ली बारगेन कितना है इसमें जी, ये और कन्विक्शन से कितने आए पैसे? हाँ, मैं बताऊँ, पहले ये बात रखें, ये फ्रीजिंग जो होती है ना, फ्रीजिंग सब्जेक्ट मैटर होती है, ये फाइनल डिटर्मिनेशन है जो आपको बताइए। फ्रीजिंग वाली इसमें शामिल नहीं है। सही है। फ्रीजिंग तो जब कोर्ट से फाइनल डिसीजन आएगा तब होगा, वो प्रोटेक्टेड अमाउंट होती है जो भी एसेट होते हैं। अब इसमें जितनी चीज़ें हैं, इसमें हमारी पीबी भी आ रही है, इसमें वीआर भी आ रही है, इसमें कोर्ट कन्विक्शन के बाद भी आ रही हैं। अब देखें ना, हमने गवर्नमेंट को उनकी प्रॉपर्टीज़ जो हमने सजा की तौर पे लोगों की फॉरफीट की, आप सिर्फ ये देखें कि ये गवर्नमेंट की हमने 1124 मिलियन की प्रॉपर्टीज़ तमाम गवर्नमेंट्स को फिजिकल फॉर्म में उनके हमने हवाले की, और इसके अलावा हमने और पैसा रिकवर कितना हुआ है? 6573 मिलियन, 6.57 बिलियन जो गवर्नमेंट को यहाँ था वो कैश गवर्नमेंट को दी है, और 124 बिलियन मैंने आपको बता दिया पब्लिक एट लार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया है। ये 2 साल की कारकर्दगी है, जो 24 साल का अगर आप रिकॉर्ड एक तरफ रखें और 2 साल का एक तरफ रखें तो परफॉर्मेंस तो सर खुद बोल रही है। तो ये बताएं कि ये जो रिपोर्ट आई है, इसमें IMF के किसी नुमाइंदे ने चेयरमैन नैब से मुलाकात की, आपसे आपके किसी ऑफिशियल से मिले, उन्होंने जांच पड़ताल की कोशिश की? जी, मुलाकात ज़रूर हुई है, लेकिन मुलाकात को 25-30 मिनट पे मुई थी अच्छा हमारी, और उनसे डायलॉग्स हुए हैं। मैंने यही कहा ना कि अगर हमारे सामने वो रीजंस आ जाती, अपेरेंटली लगता है परसेप्शन डेवलप्ड, परसेप्शन के ऊपर चली गई है। हम तो चाहते थे कि वो डाटा आता उसकी बुनियाद पे होता तो फिर हम ज़्यादा अच्छे तरीके से, लेकिन एक तरफ हमारा रिकॉर्ड है जो बोल रहा है, आपके सामने बोल रहा है, तो रिकॉर्ड खुद आंसर कर रहा है क्या चीज़ ठीक है और क्या चीज़ गलत है। सही है। और आगे के हवाले से आप क्या समझते हैं कि मज़ीद क्या बेहतरी हो सकती है? मज़ीद आपको कवानीन प्रपोज कर रहे हैं, क्योंकि एक इंटीग्रेशन की बात भी हो रही है कि तमाम इदारे जो हैं वो जितने भी आपके अकाउंटेबिलिटी के हैं वो अगर कोऑर्डिनेशन में काम करें तो वो ज़्यादा परफॉर्मेंस बेहतर हो सकती है। आप समझते हैं कैसा होना चाहिए या साइलों में काम करना चाहिए आपको? जी देखिए, कोऑर्डिनेशन तो एक बड़ी इशारा किया गया है। कोऑर्डिनेशन तो एक ऐसी चीज़ है दुनिया में जो हमेशा लोग इदारों को कामयाबी की तरफ लेके जाती है। सही। जब आप सारे स्टेट के फेवर में काम कर रहे हैं, स्टेट के बेनिफिट के लिए, पब्लिक इंटरेस्ट में काम कर रहे हैं, तो कोऑर्डिनेशन मस्ट है। आज जब हम बैठे हैं, आज इदारों के दरमियान कोऑर्डिनेशन लेवल बड़ा आइडियल जा चुका है। आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए, अभी हमारे चेयरमैन साहब यूएई गए थे, इंटरपोल के हवाले से वहाँ कोई एक्टिविटी थी, जो इंटरपोल के टॉप मैनेजमेंट थे, उन्होंने अभी अपने फेसबुक पे लगाया, और उन्होंने इंटरपोल के उन्होंने जो मैसेज किया है नैब के हवाले से, वो ज़रूर देखने वाला है। मैं आपको वो लिंक शेयर करूँगा। MLAs के हवाले से भी आप चीज़ों को बेहतर कर रहे हैं, जो कि MLAs म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के हवाले से ये यूनिवर्सली देखिए MLA क्या है। MLA 2 मुल्कों के दरमियान एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। ऐसे ही मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपको ये मुझे चाहिए, तो ये एक हमारा बड़ा चैलेंजिंग एरिया है। अगर मेरे आपके पास टाइम है तो इस बात को ज़रूर मैं करना चाहूँगा कि MLA कहाँ पे जनरेट होती है। MLA का मेन ऑब्जेक्टिव है मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर। ऐसा ही है। अब मनी लॉन्ड्रिंग में सबसे बड़ा इशू क्या है? मनी लॉन्ड्रिंग में तासुर ये दे रहा है कि पाकिस्तान में मनी लॉन्ड्रिंग सबसे ज़्यादा हो रही है। ये कोई नहीं समझा रहा कि पाकिस्तान मनी लॉन्ड्रिंग का विक्टिम है। ऐसा ही है। पैसा यहाँ से बाहर जा रहा है, जिन ममालिक में जा रहा है जो सेफ हेवन कहलाती हैं, उनका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। दे नेवर आस्क कि ये पैसा भाई आप किस चैनल से लाए हैं, कहाँ से लाए हैं। आपने प्रॉपर्टी बना ली, आप बच्चों की एजुकेशन कर रहे हैं, और यही वजह हमारी MLAs जो है 7-7 कितना जा रहा है अंदाजन ये पैसा? क्या असेसमेंट है नैब की? सर ये तो बिलियन में है ना सर। अब पाकिस्तानी 1.5 लाख बच्चा तकरीबन बाहर के मुल्कों में पढ़ रहा है। सही है। अब 1.5 लाख बच्चे की जो कम से कम एक अगर एवरेज फीस लगाए 50,000 पाउंड पर ईयर है। ठीक है। अब उनसे कोई नहीं पूछ रहा है ये इतना पैसा आप जो ला रहे हैं, ये पाकिस्तान में आप टैक्स एक पैसा नहीं देते। अच्छा सर, फाइनली मैं आपसे जानना चाहूँगा, चूँकि ज़ाहिर वक्त बड़ा कम है, सवाल तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन वक्त के दामन में गुंजाइश बड़ी कम है। ये बताएं कि जब आपने खुद कहा कि अपने सुओ मोटो की अपनी डोमेन में आपने काफ़ी सारी ज़मीनें रिकवर की हैं जो कि सरकारी ज़मीनें थीं, ये चीनी का बड़ा पाकिस्तान के अंदर एक इशू उठा। चीनी पहले एक्सपोर्ट की गई, बाद में पाकिस्तान में चीनी कम हो गई, अब हम जो है वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की चीनी हम इंपोर्ट कर रहे हैं, मिलियंस ऑफ डॉलर्स की। तो ये बताएं कि इसको भी नैब कोई टेकअप कर रहा है? सुओ मोटो लेंगे? गवर्नमेंट जब खुद कोई इनिशिएटिव लेके इनिशियल एक्सरसाइज करती है और इसको इंक्वायर कर रही होती है, तो फिर मैं समझता हूँ ये ओवरलैपिंग हो जाती है, मुनासिब नहीं होता आपकी गवर्नमेंट के डोमेन में उस वक्त इंटरफेयर के आप रिक्वायर्ड नहीं होता। हुकूमत में बैठे लोग ही तो जिम्मेदार थे। जी, ये भी पहले एक्सपोर्ट की गई, फिर फायदा पहुंचाया गया लोगों को, फिर चीनी इंपोर्ट हो रही है। पाकिस्तानी अवाम को तो नुकसान हुआ है ना, पब्लिक एट लार्ज को। देखें, जो नुकसान होना था वो डेफिनेटली अगर हुआ है तो हो गया, लेकिन ये कि एक इदारा काम कर रहा है, जब हम देखेंगे हमारी जहाँ पे इंटरवेंशन आएगी, अभी रिपोर्ट्स आनी है, चीज़ें सामने आनी है, डेफिनेटली नैब ने गंदम स्कैंडल में कितना रोल प्ले किया है, आप देखें वीट स्कैंडल में कितना रोल प्ले किया है, कच्चा लैंड में मतलब आप अगर कच्चा लैंड पे जाएं, जो कच्चे की ज़मीनें हैं जो अभी हमने सिंध में और वहाँ पे रिकवर की हैं, आप हैरान हो जाएंगे, लाखों एकड़ में ज़मीनें हैं जो हमने रिकवर की हैं।
तो हम तो जो नेशनल ड्यूटी के तौर पे बहुत जिम्मेदारी से अपने ठीक। मामलात को जो लेके चल रहे हैं आगे। बहुत शुक्रिया सुहेल नासिर साहब, आपने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त दिया। तो आज के शो में इतना इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।